हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहुत साल तक राज किया। पहले वो एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कर कर पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया। जब ब्रिटिश यहाँ आए तो यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का राज था और मुग़लों के जो अंतिम शक्तिशाली राजा कहे जाते हैं वो हैं बादशाह औरंगजेब, जिनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब के बाद मुग़ल बादशाह तो थे लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो अब इसी चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे मुग़लों ने एक कंपनी से एक साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पर जो कैप्टन हडसन हैं वो बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय पर जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, तो उनको जो विद्रोही हैं उन्होंने अपना नेता बना लिया था। तो अब जब विद्रोह ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने बादशाह और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना 1600, जब हम बात करते हैं सन 1600 की, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे एक चार्टर पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और इस चार्टर के तहत जो कोई भी अब इंग्लैंड की जो कंपनी है कोई भी पूर्व में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। पूर्व के सारे व्यापार पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो गया था। हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहुत साल तक राज किया। पहले वो एक ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कर कर पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया। जब ब्रिटिश यहाँ आए तो यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का राज था और मुग़लों के जो अंतिम शक्तिशाली राजा कहे जाते हैं वो हैं बादशाह औरंगजेब, जिनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब के बाद मुग़ल बादशाह तो थे लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो अब इसी चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे मुग़लों ने एक कंपनी से एक साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पर जो कैप्टन हडसन हैं वो बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय पर जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, तो उनको जो विद्रोही हैं उन्होंने अपना नेता बना लिया था। तो अब जब विद्रोह ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने बादशाह और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना 1600, जब हम बात करते हैं सन 1600 की, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे एक चार्टर पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और इस चार्टर के तहत जो कोई भी अब इंग्लैंड की जो कंपनी है कोई भी पूर्व में जाकर व्यापार नहीं कर सकती। पूर्व के सारे व्यापार पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो गया था। चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खोज सकती थी, वहाँ से सस्ता सामान खरीद सकती थी और इसके बाद उसे यूरोपीय बाज़ारों में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। उस ज़माने में जो वाणिज्यिक थे, वाणिज्यिक का मतलब होता है ऐसे व्यापारी या फिर ऐसा व्यापार जिसके अंदर हम चीज़ों को खरीदते हैं उनको बेचते हैं, ठीक है। तो जो वाणिज्यिक कंपनियां थी वो मुनाफा तभी कमा सकती थी जब
उनके कंपटीशन में, उनकी प्रतिस्पर्धा में अन्य कंपनियां ना हो। लेकिन यह शाही दस्तावेज जो था, दूसरी जो यूरोप की कंपनी थी, उनको पूरब के बाज़ारों में आने से बिल्कुल नहीं रोक पाया। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ जो अफ्रीका का पश्चिमी तट था उसे छूकर केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हैं, तब तक जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली थे, तो वो 1498 में भारत पहुंचे थे और इस समुद्री मार्ग का उन्होंने पता लगाया था। अब 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशते हुए यहाँ आ चुके थे और कुछ समय बाद यहाँ फ्रांसीसी भी आ गए। अब समस्या यह थी कि सारी कंपनियां जो थी एक ही तरीके का सामान, एक ही तरीके की चीज़ें यहाँ खरीदना चाहती थी। जैसे कि भारत के जो बने हुए सूती कपड़े थे और रेशम की जो चीज़ें थी उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, और साथ में यहाँ के जो कुछ मसाले थे जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तो उन सब की भी यूरोप के बाज़ारों में बहुत अधिक मांग थी। इसके बावजूद अब बढ़ती प्रतिस्पर्धा में मुनाफा कमाना थोड़ा कम हो रहा था, तो सारी जो कंपनियां थी वो अपने व्यापार को फलता फूलता देखने के लिए एक दूसरे के कंपटीशन में आ गई, और अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के व्यापार को डुबाने की कोशिश की। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू कर दी थी, और 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबा देती या फिर उनके मार्ग में रुकावटें पैदा करती थी। माल से लदे हुए जहाज़ों को आगे ही नहीं बढ़ने देती थी। यह व्यापारिक हथियार की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंद कर दिया गया था। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने बंगाल में व्यापार शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे बसाई, और कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, जो व्यापारी थे, वो वहाँ से यहीं से अपना काम करते थे, और इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री को चलाने वाले व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। यहाँ पर वेयर हाउस होते थे जहाँ पर माल को रखा जाता था, यहाँ पर उनके दफ्तर थे अफसरों के, और इसके साथ साथ जो कंपनी थी उन्होंने सौदागर और व्यापारियों को ये आमंत्रण दिया कि आप सभी जो हैं फैक्ट्री के आसपास आकर रहें, क्योंकि दूर से व्यापार करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर व्यापार पास वो यहीं रहेंगे तो व्यापार करने में आसानी होगी। इजीली वो लोग क्या है फैक्ट्री तक विज़िट कर सकते हैं, अपने घर आ सकते हैं, किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर वो फैक्ट्री जा सकते हैं। तो अब 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाया शुरू कर दिया था, और 2 साल बाद उन्होंने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी खरीद ली थी, और इन 3 गांव में से एक था कालीकता। उस समय पर कालीकता, जिसे आज हम कलकत्ता कहते हैं, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। और कंपनी ने मुग़ल जो सम्राट थे औरंगजेब, उनको इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वो ये फरमान जारी करें कि जो कंपनी है उसको बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार मिल जाएगा। अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहती थी कि उसे ज़्यादा फ़ायदा हो, तो अब सिर्फ उनके चार्टर पर जो उनका फरमान था उस पर कंपनी को ही ये रियायत मिली थी कि वो बिना किसी शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती है। लेकिन जो कंपनी के अन्य अफसर थे जो अपना खुद का निजी व्यापार चलाते थे, अब वो भी जो है टैक्स देने से, शुल्क देने से मना करने लग गए थे। अब यहाँ के जो स्थानीय नवाब थे उनके और अंग्रेज़ों के बीच में एक जंग छिड़ गई। व्यापार से युद्ध तक। जब कंपनी ने बंगाल के नवाब और कंपनी दोनों के बीच में एक टकराव हो गया था, क्योंकि बंगाल के नवाबों का कहना था कि कंपनी जो है निःशुल्क व्यापार चला रही है और कोई टैक्स नहीं पे कर रही, जिस वजह से क्या हो रहा है कि बंगाल की सरकार को नुकसान हो रहा है, उनका राजस्व खत्म होता जा रहा है। और
कंपनी इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो टैक्स नहीं चुकाएगी और नवाबों का कहना था कि उसे टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, जो कंपनी को रियायतें देने से मना कर रहे थे नवाब, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और उन्हें सिक्के ढालने का भी अधिकार नहीं दिया था, और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी नवाबों ने रोक दिया था। और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल की सरकार को राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी का कहना था कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बेतुकी मांगे कर रहे हैं और उनका जो व्यापार है वो तबाह कर रहे हैं। ये टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और अब पलासी का युद्ध शुरू हो गया। पलासी का जो युद्ध है, जब से सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर थे मुर्शिद कुली खां के बाद आए अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां के बाद आए नवाब सिराजुद्दौला। तो अब पलासी का युद्ध 1756 में होता है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अब जो सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब बने। जब वो बंगाल के नवाब बने तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली नवाब थे और कंपनी को इनसे अब खतरा महसूस होता था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतलिया नवाब, मतलब एक पपेट चाहती थी जो उनकी सारी बातें माने, और कंपनी ने कोशिश की कि सिराजुद्दौला को जो है नवाब ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं चली और सिराजुद्दौला जो है नवाब बन गए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को टैक्स देने के लिए कहा, लेकिन कंपनी अड़ गई कि वो टैक्स नहीं देगी। तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लैंड फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया और अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ों के जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर अब सुनने के बाद जो है मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया था। अब लड़ाई जंग छिड़ने वाली थी, तो अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे कैप्टन बने और सेना जो है अब तैयार की। और इस सेना को 9 सैनिक जो बेड़े थे उनकी मदद भी मिली थी। और इसके बाद जो है एक लंबी लड़ाई चलने के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला हार गए। और उनकी हार का एक कारण था मीर जाफ़र। जो मीर जाफ़र थे वो सिराजुद्दौला की सेना के एक सेनापति थे, जिन्होंने वक्त पड़ने पर सिराजुद्दौला को अपनी सेना की मदद नहीं दी, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने मीर जाफ़र को अपने बातों में ले लिया था कि अगर तुम अपनी सेना जो है सिराजुद्दौला को नहीं देते तो अगले नवाब तुम ही बनोगे। तो अब सिराजुद्दौला की हार के बाद अगला नवाब जो है सिराजुद्दौला को के बाद अगला नवाब मीर जाफ़र को बना दिया गया था। अब जब मीर जाफ़र जो हैं नवाब बन गए तो अब क्या हुआ। अब मीर जाफ़र जब नवाब बने तो उनकी जनता की आस उनसे कुछ थी। तो अब क्या है, अपनी जनता की नज़रों में सम्मान पाने के लिए उन्हें और संप्रभुता पाने के लिए उन्होंने अब कंपनी के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया। अब जब वो कंपनी के खिलाफ बोले तो कंपनी ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया और उनकी जगह पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम अब परेशान हो गया तो उसने परेशान होकर ब्रिटिश सरकार को परेशान करना शुरू किया और टैक्स के लिए कहना शुरू किया। तो अब बक्सर की लड़ाई छिड़ती है, जो कि 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई में जो है जो मीर कासिम है वो हार जाता है और मीर कासिम की हार होती है। तो
अब बंगाल से बाहर कर दिया गया मीर कासिम को और मीर जफ़ार को दोबारा से नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे और कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसे चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। और 1765 में जब मीर जफ़ार की मृत्यु हो जाती है और कंपनी को ये महसूस होता है कि कठपुतलिया नवाबों के साथ भी काम नहीं चलने वाला, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ये ऐलान करते हैं कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब उन्होंने 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत की दीवानी दे दी थी, वहाँ का दीवान नियुक्त कर दिया था और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। अब जो कंपनी है यहाँ के सारे राजस्व को लेती और पहले कंपनी क्या किया करती थी कि ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाती थी और भारतीय बाज़ारों में बेचकर व्यापार करती थी, लेकिन अब वो बाहर से आने वाला सोना चांदी भी बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो राजस्व था कंपनी वो लेने लग गई थी और उसी पैसे से अपना व्यापार चलाने लगी थी। कंपनी के अफसर नवाब बन गए थे, नबोब या नवाब। नबोब जो है हमारे नवाब से ही बना है। तो नवाब बनने का क्या मतलब था? तो जो भी लोग भारत से अधिक पैसा कमाकर ब्रिटेन जाते थे तो उनको वहाँ की जो जनता थी वो नबोब कहती थी, जो कि हमारे नवाब से ही निकला है। अब जैसे बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आया था। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। उसके बाद वो 1767 में जब अपने घर वापस गया तो उस समय उसने 4,01,102 पौंड के बराबर की दौलत जो है यहाँ हासिल कर ली थी। वहाँ जाने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा 1772 में। बल्कि रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा इसलिए गया था कि कंपनी कोई भ्रष्टाचार ना करे, परंतु उसने खुद ही भ्रष्टाचार किया और उस पर क्या है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अब उसे आरोप तो साबित नहीं हुआ, लेकिन उसने 2 साल बाद 1774 में आत्महत्या कर ली थी। अब हम सबको ये नहीं बोल सकते कि सारे ही ब्रिटेन की जो आए लोग थे, सारे ही जो अंग्रेज़ थे वो एक जैसे थे। नहीं, बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे वो एक मध्यम परिवार से, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो भारत इसी उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर आकर वो एक व्यापार चलाएंगे और कुछ पैसे कमाकर वापस अपने देश चले जाएंगे और अपनी एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। या फिर बहुत सारे तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत जल्दी किसी बीमारी या लड़ाई के चलते अपनी जो है जान गंवा दी। कंपनी का फैलता शासन। अब कंपनी ने बक्सर की लड़ाई के बाद हर एक रियासत में अपने रेजिमेंट तैनात कर दिए। रेजिमेंट ऐसे व्यक्ति थे जो कंपनी के थे और वो हर रियासत में जाते और वहाँ के जितने भी फैसले लिए जाते थे उनमें अपना इंटरफेयर करते थे, हस्तक्षेप करते थे। वो लोग वहाँ पर क्या कैसे काम होगा, किसको राजा बनाया जाएगा, किसे राजा नहीं बनाया जाएगा, इन सब बातों में अपना इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब की बार अब कंपनी ने एक और नया ऐलान किया। उन्होंने सहायक संधि थोपना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी जो रियासतें हैं उन पर सहायक संधि थोपी। सहायक संधि क्या है? तो सहायक संधि एक ऐसा एग्रीमेंट था, ऐसा दस्तावेज था जिस पर अगर जो रियासत इस पर हस्ताक्षर कर देती थी या सहायक संधि को मान लेती थी, उस रियासत को अपनी सेना रखने का कोई अधिकार नहीं था। पहले राजाओं के पास होती थी ना अपनी खुद की सेना, लेकिन जो इस पर हस्ताक्षर कर देता उसे अपनी खुद की सेना रखने का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि वो सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेज़ों को हर महीने पैसा देते और ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेज़ अपनी सेना को जो है उस रियासत की मदद के लिए भेज देते थे। और जो भी व्यक्ति इस सेना के रखरखाव के लिए पैसा नहीं दे पाता था उसे अपनी रियासत से हाथ धोना पड़ता था। जैसे कि
1801 में अवध जो है, अवध को के नवाब को अपनी आधी रियासत जो है कंपनी को सौंपनी पड़ी। ऐसे ही हैदराबाद जो है, हैदराबाद के भी इलाकों को कंपनी के द्वारा छीन लिया गया था। अब एक नाम आया है रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली जो हैं वो गवर्नर जनरल बने थे 1798 से 1805 तक, और उन्हीं के काल में जो है अवध को अपने कब्जे में लिया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अब आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, चैप्टर लंबा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।